गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम मित्र अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और क्या होइएगा तो जबरदस्त भी होइएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी तक आप लोगों ने क्या बायोलॉजी में, फिर से मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दूं कि बायो में हम लोगों ने टोटल कितना 40 क्लास को देखा था और 40 क्लास के बाद मैं प्रतिदिन इस तमाम क्लास को कंप्लीट करवाने के लिए आप लोगों के साथ क्या करता हूं, तो मौखिक संवाद भी किया करता हूं। क्या करता हूं? मौखिक संवाद करता हूं, जहां पे जो भी चीज आप पढ़े हैं उस तमाम चीजों को मैं एक टाइमलाइन के माध्यम से, किसके माध्यम से? टाइमलाइन के माध्यम से आपके YouTube चैनल पे क्या कर रहा हूं, तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिस प्रैक्टिस से ही आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा। जिस प्रैक्टिस से ही आपको क्या मिलेगा? तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब तक आप इस चीज को कंप्लीट नहीं कीजिएगा, कवर नहीं कीजिएगा और जब तक सेट नहीं लगाइएगा, तब तक किसी भी एग्जाम में आप सेट नहीं होइएगा। इस बात को याद रखिए। सेट और सेट दोनों में अंतर है। जब तक आप क्वेश्चन सीरीज का, जब तक आप क्वेश्चन का सेट नहीं मारिएगा, तब तक किसी भी एग्जाम में आप सेट नहीं होइएगा। तो इस दोनों को तालमेल को समझिएगा प्यारे साथियों। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि क्या कीजिए, चीजों को रिवीजन कीजिए। आप लोग सारा काम करते हैं, हर काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, लेकिन आप लोगों में बस एक ही कमी है और वह कमी क्या है? तो आप लोग रिवीजन वाला काम नहीं करते हैं। आप लोग लगते हैं कि हाँ, एक बार हमने पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया, एक बार हमने पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया, अब उसे पढ़ने का जरूरत नहीं है। इस तरीके के बात को आप सोचते हैं, तो याद रखिएगा, ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, सेट नहीं लगाइएगा, तब तक चीजें जो है आपके अनुकूल नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और अभी हम लोग का सफर चल रहा है किस चीज का? केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ने का काम किया था? फ्यूल को पढ़ने का काम किया था। और इस फ्यूल से आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। ये बड़ा छोटा चैप्टर है, बड़ा ही छोटा चैप्टर है फ्यूल, और बड़ा ही इंपोर्टेंट है, बड़ा ही उपयोगी है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो एक बार सब चीज को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आपका 1 से 2 नंबर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, रंगीला जी गुड मॉर्निंग, पल्लवी जी गुड मॉर्निंग, अंजलि जी गुड मॉर्निंग, सोनी कुमारी जी, खुशबू सिंह जी, सीमा जी, पिंकी जी, पविता जी, आप तमाम मित्रों को गुड मॉर्निंग। चलिए आइए, क्या कल के क्लास में जो हम लोगों ने फ्यूल शुरू किया था केमिस्ट्री का, क्या आपने कितना ऐसे मित्र भी है जो उस चीज को कंप्लीट किए हैं, उस चीज को देखे हैं और क्लास करने के बाद दोबारा उस चीज को रिवीजन किए हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। हाँ, एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, जो भी रिप्लाई कीजिएगा वो सोच समझ से कीजिएगा, ईमानदारी से बताइएगा। किया है तो बताइए, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पुनः उस काम को आप कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, जब तक आप चीजों को बार बार रिवाइज नहीं कीजिएगा, तब तक वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। रिवीजन इन द सेंस, यदि आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप है तो दोबारा जब रिवीजन करने में बड़ा ही कम समय लगेगा। लेकिन इन सब कार्यों को आप नहीं करते हैं तो फिर क्या है? दिक्कत है, समस्या है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज जो हमारा चैप्टर चलेगा क्या? एसिड और बेस के बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और मैक्सिमम टॉपिक जो बेसिक था, जिसमें हम लोगों ने एटम के बारे में, हाँ, मॉलिक्यूल्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन कंसेप्ट, प्लाज्मा, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, और उसके बाद फ्यूल भी हम लोगों ने देखा, समझा। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को हम लोगों ने देखा कि कैसे रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। और ये सारा चीज हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं। आज का जो हम क्लास है इस पे है, एसिड, बेस और साल्ट पे है। तो चलिए आगाज करते हैं। और आगाज करने से पहले आप तमाम मित्रों का जहां भी दुआ है, आस्था है, श्रद्धा है, अपने ईश्वर या अल्लाह को याद कीजिएगा कि हे ईश्वर या हे अल्लाह, आप जहां भी है, जैसे भी है, जिन हालात में है, अपनी असीम कृपा दया दृष्टि हम तमाम मित्रों पे बनाए रखिएगा, ताकि जिस कार्य में हम दिन रात संलग्न है, शामिल है, उसमें हमारा सफलता क्या हो? सुनिश्चित हो। इसलिए
तो चलिए एक सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने ईश्वर या अल्लाह को याद कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, चीजों को देखने का काम करते हैं। आइए, कुछ मित्र है जो कमेंट कर रहे हैं, कह रहे मेरा डाटा ही खत्म हो गया। सोनी जी कह रही है कि मेरा डाटा ही खत्म हो गया इसलिए नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं है, आज मॉर्निंग में नोट्स बनाए हैं हम, पिंकी इज वेरी गुड। हाँ, अभी रिवीजन करने बैठे थे बट क्लास चलने लगा तो मैं बाद में कर लेंगे, वेरी गुड। हम जानते हैं कि आप सभी लोगों को घर में बहुत सारा काम रहता होगा। हाँ, क्योंकि एक महिला का बहुत सारा काम को देखना पड़ता है, सुबह उठना, फिर बच्चों को लंच पैक करना, स्कूल भेजना, और भी बहुत सारा कार्य होता है। कोई बात नहीं है, जब समय मिले तब उस काम को आप कीजिएगा। हाँ, लेकिन तन मन धन और ईमानदारी से कीजिएगा। और जो मैं बोला हूँ टाइमलाइन वो बनाने का कोशिश कीजिएगा। फिर से मैं आपके लिए यूट्यूब पे क्या लेके आऊंगा, संवाद सेशन लेके आऊंगा, और उस संवाद सेशन को आप अपने मित्रों में, दोस्तों में भी शेयर करने का काम कीजिएगा। क्लियर? चलिए, आप लोगों का अगर इजाजत हो, अनुमति हो, तो हम लोग सिलेबस को आगाज करें क्या? चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, आइए पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में। किसके बारे में? एसिड के बारे में। तो एसिड के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग देखिए कि वाकई में एसिड होता क्या है। तो अगर यूं हम कहें तो एसिड का मतलब होता है, जैसे देखिए दुनिया का तमाम चीज, बहुत गर्मी है इसलिए आप लोग भी अपने साथ वाटर बोतल कैरी कीजिए। हाँ, नींबू उम्बू सब रेगुलर वे में कैरी कीजिए, क्योंकि नींबू से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बड़ा ही फायदेमंद होता है, इम्यून पावर को बूस्टअप करता है। ये सब बातें हम लोग पढ़े थे। आइए एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एसिड जो होता है, टेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि एसिड जो होता है टेस्ट में क्या होता है, तो खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। और दुनिया का कोई भी एसिड होगा उसमें क्या होगा, H प्लस होगा। जब तक H प्लस नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं होगा, एसिड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एसिड नहीं होगा, याद रखिएगा। हाँ, और बात अगर हम बताएं एसिड के बारे में, तो एसिड का जो मान होता है वो 6.9 से, हाँ 6.9 से कहा, जीरो जीरो, या ऐसे हम कह सकते हैं 0 से 6.9, 0 से 6.9, 0 से 6.9 तक क्या होता है, एसिड का मान होता है। और ये कहां पे, तो पीएच स्केल पे। कहां पे? पीएच स्केल पे। पीएच स्केल पे। अब याद रखिएगा पीएच स्केल का पूरा नाम क्या होता है, तो आप लोगों को याद होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा इस पीएच स्केल का जो खोज किया था वह सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये सोरेनसन वैज्ञानिक है। हाँ, कब किए थे, तो 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने क्या किया था, पीएच स्केल का खोज किया था। इसका पीएच स्केल का खोज किया था। इस पीएच स्केल पे जो एसिड होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 0 से 6.9। अगर मान लीजिए किसी पीएच स्केल पे वैल्यू आ गया 0, इसका मतलब क्या है, ये दिखाएगा उच्च अम्लीयता को दिखाने का काम करेगा। इसको दिखाने का काम करेगा, उच्च अम्लीयता को दिखाने का काम। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे कि पीएच स्केल पर, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि पीएच स्केल पर शून्य मान किस चीज को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में रहेगा आपका, हाँ अम्लीयता को, ऑप्शन बी हाँ क्षारीयता को, ऑप्शन सी लवणता, हाँ ऑप्शन डी, सॉरी 5 ऑप्शन रहेगा। हाँ, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो पहला होगा अम्लीयता। कभी कभी अम्लीयता ना दे करके दे देगा अम्लीयता और उच्च अम्लीयता। उच्च अम्लीयता, तो याद रखिएगा अम्ल तो होगा ही, लेकिन उच्च अम्लीयता को दिखाएगा कौन, पीएच मान का मान अगर शून्य आ गया तो यह उच्च अम्लीयता को दिखाता है, हाइयर एसिडिटी को दिखाता है। क्लियर? और याद रखिएगा पीएच स्केल पे पूरा कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं, याद रखिए कितना, 14 तक होता है। 0 से कितना तक होता है, 14 तक होता है। ये बीच में 7, ये क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है।
इसी को हम लोग कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्लियर? इधर से देखिए क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा 0। तो इधर जाइए 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो क्या हो गया 14। अब देखिए 7 से अगर इधर आते हैं तो यह क्या होगा क्षारीयता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्षारीयता बढ़ेगा। अगर इधर से इधर आप जाते हैं तो क्या बढ़ेगा? अम्लीयता बढ़ेगा। क्या है? अम्लीयता बढ़ेगा। यही आपका पीएच स्केल है। ये जो दिख रहा है यही क्या है? पीएच स्केल है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? पीएच स्केल, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था, 1909 ईस्वी में किया था। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। हाँ पल्लवी जी, 0 से 6.9 तक एसिड होगा, 7 नेचुरल होगा, 7.1 से 14 तक क्या होगा? बेस होगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से बताइए। यहां तक किसी मित्र पियस, ललिता जी पावर ऑफ हाइड्रोजन, चंचला जी अवेलेबल नहीं है क्लास में क्या? हाँ सुरेंसन ना, याद रखिएगा। चलिए वेरी गुड, आप तमाम मित्रों को याद है। इस चीज को मैंने कई बार शेयर किया है, कई बार बताने का काम किया है। तो ये सारा डाटा आपका किस चीज से है? तो अम्ल से है। किस चीज से है? अम्ल से है, याद रखिएगा। अब बताइए प्यारे साथियों, यहां तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है आपको तो बताने का काम कीजिए, नहीं तो मैं एसिड की दुनिया छोड़ के आगे बढ़ने का काम करूंगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये एसिड क्या करता है? तो नीला लिटमस को, अब लिटमस क्या है? सूचक है। लिटमस पेपर क्या होता है? एक सूचक होता है जो अम्लीयता क्षारीयता की पहचान करवाता है। क्लियर? तो ये जो एसिड है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को, किसको? ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? रेड कर देता है। क्या हम लोग देखें, एसिड नीला को लाल कर देता है। एसिड में H प्लस आयन होगा। एसिड टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। हाँ, इसका जो वैल्यू होता है पीएच स्केल में क्या होता है? 0 से 6.9 तक होता है। क्लियर? तो ये सारा बात था एसिड से, सारा बात था एसिड से। चलिए एसिड क्लियर है। चलिए ये वाला तो बायोलॉजी के क्लास में ही बताए थे। हाँ कुछ हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आया होगा तो डिस्कस किए होंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग किस चीज पे? बेस पे आते हैं। किस चीज पे आते हैं? बेस पे। इस चीज को समझ लीजिए, इसी को समझ लीजिएगा तो आगे बड़ा आसान होगा। बेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार। अब देखिए बेस जो भी होगा उसमें OH माइनस होगा। क्या होगा? OH माइनस होगा। इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रा ऑक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड इसको हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रा ऑक्साइड बोलेंगे। क्लियर? क्या कह रही है खुशबू सिंह जी? ब्लू लिटमस को रेड करता है। हाँ बिल्कुल सही बात। जीनत मानो जी सर सेकेंड पेपर का एसएसटी करवा दीजिए। मैडम जी पहले आप यहाँ पे साइंस पढ़िए, उसका बात हम लोग बाद में करेंगे। जब जिस चीज का टाइम बना हुआ है वो होगा, पहले हम अभी साइंस का शेड्यूल लगा हुआ था ना, तो साइंस पे हम लोग बात करेंगे। क्लियर? जीनत मानो जी समझ में आया आपको? चलिए और कोई मित्र बताइए। गुड मॉर्निंग सोनी जी, बहुत लेट से आए क्लास में आप। चलिए बेस। अब बेस का क्या होता है तो याद रखिएगा, ये जो होता है आपका स्वाद में ये कड़वा होता है। क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। कौन? तो बेस। तो अब उसके बाद क्या देखिएगा, बेस का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है, वो कहां से कहां होता है? तो 7.1 से, हाँ 7.1 से कहां तक होता है? 14 तक होता है। कहां तक होता है? 14 तक होता है। क्लियर? याद रखिएगा। उसके बाद दुनिया का जितना भी बेस होगा उस सब में OH होगा। जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। हाँ उसके बाद KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड।
पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये सब देखिए गौर से, यहाँ पे क्या आया, OH आया ना, OH आया ना। जितना भी आपका जैसे MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये क्या हो गया, तो आप गौर से अगर देख रहे होइएगा, जो भी आपका यहाँ पे क्षार है, सबके अंत में क्या है, OH 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 है। दुनिया का तमाम क्षार जो होगा वो क्या होगा, उसमें OH होगा, बिना OH का कोई भी क्षार नहीं होगा। क्लियर, जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई डाउट या कोई समस्या है आपको तो पूछने का काम कीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सारा का सारा आपका क्या है, तो याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये MgOH का होल ट्वाइस जो लिखे हैं, इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका अदर नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका जो MgOH का होल ट्वाइस है, इसका एक अन्य उपयोग है क्या, पेट की अम्लीयता को दूर करने में। ये जो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, इसके उपयोग को याद रखिएगा, पेट में आपका अम्लीयता हो गया, एसिडिटी हो गया है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट की हेलो हेलो, अब आवाज जा रहा होगा। हाँ, माइक का थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, जिसकी वजह से आवाज नहीं जा रहा था। अब शायद आपको आवाज मिल रहा होगा। चलिए, हाँ, अजीम जी आपका क्या था, ये सब टेस्ट में सावर होता है, नहीं सावर नहीं होता है, कड़वा होता है, बीटर होता है। क्या होता है, बीटर होता है, याद रखिए। क्लियर, हाँ, बैटरी डाउन हो गया था जिसकी वजह से आवाज नहीं जा रहा था। थैंक यू आप लोगों को बताने के लिए। ये आप दिखता है कि आप लोग क्लास में क्या है, बिल्कुल अवेयरनेस है, बिल्कुल सक्रिय है अपने सिलेबस को लेकर के। अच्छा लगता है जब इस तरीके से मित्र क्लास में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। चलिए, यही एक्टिवनेस आपको कहलाएगा। तो अब बताइए, हाँ, क्या अम्ल और क्षार में कोई समस्या है क्या, जो बेसिक टर्म एंड कंडीशन था, जो बेसिक बात था अम्ल और क्षार को लेकर, वो तो शायद आपका क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बता दीजिएगा। जी आ रहा है आवाज, चलिए वेरी गुड ललिता जी, हाँ अब आवाज आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बेसिक पॉइंट्स था, हाँ किसके बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में, वो अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपकी अगर इजाजत होगा तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चलिए पहला पॉइंट पे आपका अम्ल, भस्म और लवण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस एंड साल्ट। चलिए
कह रहा है यह स्वाद में खट्टा होता है, ये बात जान चुके हैं, एवं नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ये भी बात हम लोग जान चुके हैं। अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा हाइड्रोजन गैस कह रहा है, मतलब क्या होगा, H2 गैस क्या करता है, रिलीज करता है। कब, जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है, जब किसी, तो जैसे मान लीजिए हाँ यहाँ पे HCl है, HCl है, अब यह किसी धातु से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ये क्लोरीन उससे मिलके क्या बना लेगा, हाँ कोई लवण बना लेगा और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त होता है, तो याद रखिएगा जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सर अगर नोट्स बनाना है तो जितना आप लिख कर पढ़ा रहे हैं उतना काफी है ना, हाँ बिल्कुल उतना काफी है। सर इससे पहले जो पढ़े थे वो सावर होता है, ये बोले सर एसिड का, किस स्तर से पढ़े थे अजीम जी, याद रखिएगा एक बात, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा को इंग्लिश में सावर कहते हैं और बीटर को कड़वा कहते हैं। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। और क्षार जो होता है, बेस जो होता है कड़वा होता है, न कि खट्टा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ये बात तो अभी हम लोग देख लिए पीएच स्केल पे। एक अच्छा एवं प्रबल अम्ल, हाँ एक कह रहा है एक अच्छा एवं प्रबल अम्ल विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। मतलब हुआ कि इससे होके करंट पास होगा, इससे होके करंट क्या होगा, पास होगा, करंट क्या होगा, पास होगा। अब आप लोग कमेंट में बताइए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जल्दी से जवाब दीजिए। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिए। चलिए अब है H2SO4, कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा, रसायनों का राजा या सम्राट कहा जाता है। हाँ अम्लराज के बारे में याद रखिएगा, अम्लराज क्या बोलते हैं, HCl और HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं, HCl और HNO3 को जब 3:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, जब 3:1 में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, अम्लराज बनता है। क्या बनता है, अम्लराज बनता है। और इस अम्लराज को ही क्या कहते हैं, एक्वाडेजिया के नाम से जानते हैं, जिसमें सोना और प्लेटिनम भी घुल जाता है। और अम्लराज का लैटिन भाषा में अर्थ होता है शाही जल। क्या अर्थ होता है, शाही जल, याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शाही जल भी बोलते हैं। क्लियर, अम्लराज को। प्रश्न आपसे पूछता है कि अम्लराज किस चीज के मिलने से बनता है, तो बताइएगा 3HCl 3:में HCl और 1:में HNO3 मिलाते हैं तो उसी को मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वाडेजिया कहते हैं या उसको अम्लराज कहते हैं। HCl का 3 अंश है ना, यहाँ पे HCl का 3 अंश, HNO3 का 1 अंश पाया जाता है किसमें, अम्लराज में। अम्लराज में सोना एवं चांदी आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। सोना और चांदी सब क्या होता है उसमें आसानी से घुल जाता है, किसमें, अम्लराज को। और उसका लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, शाही जल होता है। अम्लराज का लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है, शाही जल होता है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट है, अब ये सब अभी आप पढ़े हुईएगा तो आसानी से समझ में आया होगा आप लोगों को। बेसिक चीज है अम्ल और क्षार के बारे में। हाँ जहां से क्वेश्चन आता है उस पॉइंट को हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, क्लास कब से स्टार्ट है, अंजलि जी क्लास आई थिंक आपका चल रहा होगा 30-40 मिनट से। कुछ प्रमुख अम्ल है, कुछ क्या है यहाँ पे इंपोर्टेंट अम्ल है, जैसे नींबू और संतरा। नींबू और संतरा में कौन अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
मांसपेशी में जब थकावट होता है, जब कभी भाग दौड़ काम कीजिएगा, जब कभी आपके घर में पूजा फंक्शन या कोई भी भाग दौड़ वाला काम कर लीजिएगा, तो रात को जब बेड पे जाइएगा, बिस्तर पे जाइएगा, अपने शयन कक्ष में प्रवेश कीजिएगा, तब पूरे शरीर में अकड़पन होगा, हाँ, अंगड़ाई लीजिएगा और कहेगा बहुत देह हाथ कटा रहा है या दर्द हो रहा है। वह किसके वजह से होता है? तो इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। लेकिन जैसे ही आपके शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होता है या कोई आपके बॉडी को मसाज कर देता है या मालिश कर देता है, तो धीरे धीरे वो लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है और आपको उस दर्द से छुटकारा मिल जाता है। तो जो दर्द अकड़न होता है किसकी वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। याद रखिए। अब आइए, ये सब याद रखिएगा किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सारा चीज आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। क्लियर? इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़े क्या? जल्दी से बताइएगा। टमाटर, टमाटर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है? HCOOH। ये क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। इसका अन्य नाम क्या होता है? याद रखिएगा, मेथेनोइक एसिड इसका नाम होता है। मेथेनोइक अम्ल क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल भी इसको हम लोग बोलते हैं। चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में ये सब पाया जाता है। कौन? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी को वुंड हीलिंग विटामिन भी कहते हैं। जब कहीं आपके शरीर में घाव हो गया, कट गया, फट गया, तो उसको वहां पे भरने का काम कौन करता है? तो विटामिन सी करता है। और आपको हम बताए थे कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। इसीलिए विटामिन बी और विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है। इसीलिए प्रतिदिन हमें विटामिन बी और विटामिन सी को कंज्यूम करना चाहिए। और विटामिन सी क्या करता है? तो हमारे इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करता है। हमारे अंदर इंटरनली हमें क्या करता है? बूस्टअप करता है। आप देखिएगा जब चला था क्या कोविड-19, जब कोविड-19 का सीन चल रहा था, तो उस समय मार्केट से एक टैबलेट आता है लिम्सी। हाँ, उस लिम्सी में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। वो पूरा मार्केट से आउट हो गया था। तब वो आपका क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल सोर्स हो गया। लेकिन हम लोगों को आर्टिफिशियल नहीं, हम लोगों को नेचुरल सोर्स अगर अवेलेबल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा होना चाहिए कि हम लोग नेचुरल रिसोर्स से अपने विटामिन सी को क्या करें? कंज्यूम करें, जो हमारे इंटरनली हमें क्या करेगा? बूस्टअप करने का काम करेगा। वो क्या है? जैसे आंवला के थ्रू आप कर सकते हैं। हाँ, बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, याद रखिएगा। तो उसमें कौन सा एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है? चाय। प्रतिदिन बिहार का सबसे प्यारा ड्रिंक क्या है? चाय है। तो उस चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। इसीलिए देखते हुइएगा, हाँ, जब भी खाली पेट में चाय नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पेट में एसिड है, HCl है, और खाली पेट में आप उठे, दम से मार दिए गिलास चाय, तो आपके शरीर में एसिड इतना बढ़ जाएगा, हाँ, कि आपको देखिएगा कभी कभी आपको जलन, भूख, ये सब खत्म हो जाता है। भूख भी मर जाएगा आपका। तो इसीलिए जब भी चाय वाय पी रहे हैं तो पहले आप अपने पेट में क्या डाल लीजिए? पानी वानी डाल लीजिए या कुछ खा लीजिए, तब जाके चाय पीने का काम कीजिए। लेकिन आज के व्यस्तम जिंदगी में, व्यस्त भरी जिंदगी में लोग इन तमाम सूचनाओं को, तमाम ज्ञान को क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं और मस्त चाय का चुस्की लेने का काम करते हैं, जिससे आए दिन बहुत सारा समस्या, गैस्ट्रिक गैस का समस्या, कॉन्स्टिपेशन का समस्या का शिकार होता रहता है। क्लियर? तो ये सब याद रखिएगा। अमाशय के रस में, अमाशय में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? ये HCl, इसी को बोलते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक होता है, अगर एक बूंद भी इसका आपके शरीर पे गिर जाएगा तो आपके पूरे शरीर को, पूरे अंग को क्या कर देगा? गला देगा। हाँ, लेकिन यह हमारे शरीर में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। इसका क्या काम होता है? तो यह हमारे अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करने का काम करता है। कौन? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन का पहला काम है कि यह भोजन का पाचन करता है किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। और जब हम भोजन की मेवाला को उठाते हैं तो जैसे थाली से वो मेवाला जैसे हमारे मुख में आता है, तो इस दरमियान बहुत सारे कीटाणु जो होते हैं उस भोजन के टुकड़े से चिपक जाते हैं और वो हमारे अमाशय में प्रवेश करते हैं। तो वहां पे HCl क्या करता है? उन तमाम कीटाणुओं को मारने का काम करता है।
किलिंग करने का काम करता है, इसीलिए इसे वो किलिंग एजेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन कि हमारे अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक ठहरता है, रुकता है, इसीलिए हमेशा 3 से 4 घंटे के अंतराल पे कुछ न कुछ हमारे अमाशय में जाना चाहिए, ताकि हमारे अमाशय की दीवार से जो भी रसायन निकलते हैं, जो एंजाइम निकलते हैं, जिनका काम है भोजन का पाचन करना, उनको कुछ न कुछ मिलते रहे और वो भोजन को पचाते रहे। यदि उनको कुछ नहीं मिलता है तो वह अमाशय की दीवार को ही पचाना शुरू कर देते हैं, हाँ, जिससे क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर जैसे भयानक समस्या हो जाता है। और ये समस्या आपको देखने को मिलेगा अधिकतर महिला में, लेडीज में, क्योंकि पुरुष क्या होता है, ब्रश किया है या नहीं किया है डजंट मैटर, हाँ, उसको मिलेगा चट से, खा लेगा पट से। लेकिन महिला में दिक्कत है, क्योंकि महिला सुबह सुबह उठेगी, झाड़ू पोछा बर्तन पूजा पाठ इन तमाम कार्यों को फिनिश करते करते 2-3 बज जाता है। अब देखिए रात को 8-9 बजे आप खाना खाए थे, रात भर मस्त सोए और दिन में 2-3 बजे खाइएगा, तो आपके अमाशय में कुछ रहा होगा, नहीं ना रहा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ आप काम कर रहे हैं तो आप अमाशय वाला बटन टिप दिए कि हाँ भाई हमारे अमाशय से आज ना HCl निकलेगा ना ही कोई एंजाइम निकलेगा। ऐसा संभव है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। तो उस समय भी अमाशय की दीवार से हाँ कम मात्रा में निकल रहा हो, निकलता रहता है। यही प्रक्रिया आप लंबे समय तक करते रहिएगा तो एक समय आएगा कि वह आपके अमाशय की दीवार को ही पचाना शुरू कर देगा और वह एक भयानक समस्या के रूप में जन्म लेगी, जिसे हमको कहते हैं पेप्टिक अल्सर कहते हैं, या कहते हैं कि फल्लामा के पेट में घाव हो गया है। वो क्या है? तो इसी की वजह से होता है। क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइएगा। मेरे फोन में वीडियो रुक रुक के चल रहा है। और भी मित्र जवाब दीजिएगा, क्या बाकी सभी के फोन में वीडियो रुक रुक के चल रहा है या नहीं चल रहा है? जब तक पूजा न हो तब तक नहीं खाते हैं। वेरी गुड। हो सकता है नेट का इश्यू हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है, बहुत ज्यादा गर्मी है, विकराल स्थिति लिया हुआ है आपका नेचर, तो हो सकता है ये समस्या हो लेकिन एक बार रिप्लाई कीजिएगा, बाकी मित्र जो क्लास कर रहे हैं क्या उनके फोन में भी वीडियो रुक रुक के चल रहा है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। यहाँ हम भी देख रहे हैं फोन में, यहाँ तो इस प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। अगर आप लोगों के फोन में अगर नंबर ज्यादा होगा तो मे भी एप्लीकेशन वाले से बात किया जाएगा। जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिएगा। जी सर। सोनी जी, सोनी जी कह रही है जी सर, मतलब रुक रुक के चल रहा है। कमेंट लिखें। जी सर, सर यस सर, थोड़ा थोड़ा रुक रहा है। अच्छा, ये तो मेजर प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत रुक रहा है, रुक रहा है ना, हाँ लग तो रहा है। तो चलिए, यह रुक रहा है तो मजा नहीं आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, क्या जल्दी से बताइए। अभी जो जितना हम लंबा चौड़ा भाषण दिए हैं, क्या वो तमाम चीज आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? और वीडियो अगर रुक रहा होगा तो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या आप लोग इस तरह की तरीके से क्लास देख रहे हैं तो आप लोग को मजा नहीं आ रहा होगा? तो अगर आप लोग बताइएगा तो क्लास को ऑफ करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेंगे। हम नहीं चाहते हैं किसी भी मित्र को किसी भी तरह का परेशानी और जोखिम उठाना पड़े। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, क्या ऐसे इस मोड में क्लास को आप देख सकते हैं या नहीं? तो क्लास को हम क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे।
चलिए पढ़ाए। क्या अभी का भाषण समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताइएगा। यदि आप लोग बोलिएगा तो क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको कोई डाउट ना हो, कोई समस्या नहीं हो, तो क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा आप लोगों को, तो आप लोग हमारे अजीज और परम मित्र हैं। हम नहीं चाहते कि अपने मित्रों को किसी प्रकार का कष्ट उठाना पड़े इस चिलचिलाती गर्मी में। जी सर पढ़ाइए। कविता जी कंटिन्यू सर। जी सर देख सकते हैं सर, वीडियो पोस्ट हो रहा है बट वॉल्यूम कंटिन्यू आ रहा है। चलिए वेरी गुड। तो सुनाई दे रहा है कि मतलब वहां नहीं सर, यह सर समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। चलिए तो पढ़ाते हैं। तो ये था पूरा HCl का क्या सिनारियो। इतना बात याद रखेगा। चींटी के डंक में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेगा चींटी के डंक में एक नेटल का पौधा होता है, उसके डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। ये बात याद रखेगा। क्लियर? ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है। अब दुर्गंध युक्त मक्खन में, दुर्गंध युक्त मक्खन में या सीधे पूछ लेगा आपसे क्या, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेगा ब्यूटेरिक अम्ल। या सीधे मक्खन पूछ लेगा आपसे, सीधे मक्खन पूछ लेगा तो उसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा ब्यूटेरिक अम्ल। इसमें तो मक्खन में। ये सारा किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। अगला है आपका क्या, भस्म। कह रहा है यह स्वाद में तीखा होता है। भस्म क्या होता है? स्वाद में तीखा होता है, कड़वा होता है। तीखा होता है, कड़वा होता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीटर कहते हैं। क्या कहते हैं अजीम जी? ध्यान में देखिएगा। हाँ, सावर माने खट्टा होता है और बीटर माने कड़वा होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए। आप इसमें फंस रहे थे, डाउट हो रहा था आपका। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल होता है, हाँ, और मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, हाँ, इस सब में क्या मिलेगा आपको? तो याद रखिएगा कौन सा मिलता है? फॉर्मिक एसिड मिलता है आपको। और फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल है। क्या है? मेथेनोइक अम्ल है। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर? चलिए यहां तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो आप पूछने का काम कीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, HCl का एक अन्य नाम है, क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल। क्या? HCl जो हम लोग अभी देखे हैं, हाँ, इस HCl को, कहा गया HCl? इस HCl को हम लोग एक, इसका एक अन्य नाम है, अन्य नाम याद रखिएगा म्यूरिएटिक अम्ल। क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। HCl को लिख लीजिएगा कॉपी के किसी कोना पर। हाँ, HCl को क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, या कभी कभी इसको खनिज अम्ल भी कह देता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अन्य नाम है, उसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और नेटल का पौधा होता है, याद रखिएगा नेटल के पौधा में भी क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक, बिच्छू का डंक और नेटल का पौधा, इस सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर चींटी हो जाएगा, या बिच्छू, बिच्छू के डंक, बिच्छू के डंक, या नेटल का पौधा, नेटल का पौधा चुभ जाएगा, हाँ, तो आपको जैसे मधुमक्खी काटता वैसा दर्द होगा। नेटल का पौधा हो गया, बिच्छू के डंक हो गया, चींटी के डंक हो गया। इस सब में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ये सारा बात याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं किसके बारे में? भस्म के बारे में। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जो होगा, अभी बताया है, एसिड क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, रेड कर देता है। भस्म यह स्वाद में तीखा होता है तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या देखे हम लोग? अम्ल नीला को लाल कर देता है और क्षार जो है क्या, लाल को नीला कर देता है। बस उसका अपोजिट है। और इसका मान 7 से अधिक होगा और कहां तक जाएगा? तो 14 तक जाएगा। पीएच स्केल पे इससे ज्यादा मान नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यह मिथाइल ऑरेंज का नीला पीला कर देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब कभी आपके पेट में अम्लीयता आ गया है, समस्या है,
तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका दूर हो जाएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी इससे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है हाँ एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है। चलिए अब कुछ क्षार का नाम यहाँ दिया गया है। आपको बताए थे कि क्षार जो भी होगा उसमें क्या होगा, OH होगा। क्या होगा, OH होगा। और जो अम्ल होगा उसमें H+ होगा। क्या होगा, H+ होगा। आइए आगे देखते हैं। सर इनो भी इसी के लिए पीते हैं। हाँ इनो का भी इस्तेमाल हम लोग यहीं पे करते हैं। जब कभी आप ज्यादा खा लिए होइएगा, अब जैसे ही हमारे शरीर में ज्यादा खाना जाता है तो उसको पचाने के लिए ज्यादा मात्रा में एंजाइम और अम्ल निकलता है। हाँ इसलिए कभी कभी आप सुबह सुबह खट्टा ढेकार होगा, हाँ अनपच जैसा लगेगा, तो मस्त इनो लेके आइए। और जैसे इनो क्या है, बेस प्रवृत्ति का होता है, क्षार प्रवृत्ति का होता है। आपके पेट में ऑलरेडी अम्ल है, ऑलरेडी अम्ल है, और जैसे ही क्षार एक गिलास मस्त इनो आप डालने का काम कीजिएगा तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और लवण और जल का निर्माण करेगा। उसके बाद फिर आप फिट एंड फाइन फील कीजिए। क्लियर, अम्ल क्षार से जैसे अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, और फिर उसके बाद आप क्या होइएगा, तंदुरुस्त फील कीजिएगा, अच्छा फीलिंग आएगा। अच्छा फीलिंग जब आएगा तो अच्छा वाइब भी आएगा। आइए कुछ क्षार के बारे में बात करते हैं। दुनिया का तमाम क्षार जो होगा उसमें क्या पाया जाएगा, OH- पाया जाएगा। हाइड्रा ऑक्साइड आयन बोलते हैं इसको। क्लियर, नींबू में करवाहट होता है किसकी वजह से, एजार टीका भस्म की वजह से उसमें करवाहट होता है। मिर्ची में होता है कैप्सनीमीन, क्षार की वजह से तीखा होता है आपका कौन, तो मिर्ची। करेला देखिएगा, करेला बड़ा करवाहट होता है, हाँ किसके वजह से, तो क्रेन्सनिया क्षार की वजह से। हाँ प्याज या लहसुन में करवाहट सल्फर के यौगिक के कारण होते हैं। और आप बताइए कि हमारे दैनिक जीवन में घरेलू कार्यों में हाँ सल्फर के किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा चलिए। तो अभी तक किसी भी मित्र का जवाब नहीं आया है। बताइए कितना बार हम आप लोगों के साथ जिक्र किए हैं, आप लोग बस सुनने का काम करते हैं। देखो बड़ा अच्छा डायलॉग याद हमको आ रहा है, जत्र पठतम तत्र समर्पितम। जहां आप लोग पढ़ने का काम करते हैं उसी स्थल पे समर्पित करने का भी काम करते हैं। प्याज का उसमें सल्फर का यौगिक होता है। देखिए हम बताए थे आप लोगों को क्या, कि जो आपका लोहा का सिलेंडर होता है, जो आप घरेलू उपयोग में करते हैं, सिलेंडर लाते हैं, वो जो गैस उसमें होता है कौन, कौन सा गैस होता है, जल्दी से बताइए। LPG नाम सुने हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है वो गंधहीन होता है। क्या होता है, गंधहीन होता है। उसमें गंध युक्त के लिए हम लोग एक कंपाउंड मिलाते हैं। उस कंपाउंड क्या है, तो याद रखिएगा C2H5, C2 C2H5SH, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम लोग उस सिलेंडर में क्या करते हैं, एड ऑन करने का काम करते हैं। और यह सल्फर का एक कंपाउंड है, सल्फर का यौगिक है। इसी C2H5SH की वजह से गैस के सिलेंडर में बदबू आता है। जो देखते हैं ना कहीं भी लीक होता है तो आप फट से स्मेल करते हैं, कहते हैं अच्छा कहीं ना कहीं गैस लीक हो रहा है। तो वो जो आप तक आपके नाकों तक जो दुर्गंध आया वो क्या है, तो C2H5SH है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, एथिल मरकैप्टन। क्या कहते हैं, एथिल मरकैप्टन। यही कंपाउंड क्या किया जाता है, उस गैस के सिलेंडर में डाल दिया जाता है। इसलिए डाला जाता है ताकि कहीं भी रिसाव हो तो हमें इस बात की अनुभूति होगी कि अच्छा इसमें सल्फर का यौगिक मौजूद है, सल्फर का यौगिक मौजूद है, जो जिससे क्या पता चल गया कि गैस लीक हो रहा है। इस बात की जानकारी हमको मिल गया। लीक से याद आया, आजकल बिहार में जितना भी एग्जाम हो रहा है वो सब भी लीक हो रहा है। चाहे वो आपका नीट हो, BPSC हो, चाहे दरोगा मेंस हो, चाहे दरोगा PT हो, आए दिन पता नहीं बिहार में क्या हो गया है, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। हाँ ये सब समस्या है।
जो बिहार के वैसा छात्र जो दिन रात पढ़ने का काम करते हैं उनके लिए चुनौती साबित हो रहा है। इस चीज को सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। जहां से आप कहीं कहीं पे देखते होइएगा बच्चा को अगर 5 मिनट लेट हो जाता है तो एंट्री नहीं दिया जाता है, लेकिन आज के वर्तमान स्वरूप में जब इस तरह का सूचना सुनने को मिलता है तो बड़ा हृदयाघात होता है हम लोगों को। चलिए नोट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्याज में सल्फर का यौगिक। अब सल्फर का यौगिक का जब भी जिक्र होगा तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि सल्फर के किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ, तो गैस सिलेंडर में, वह है आपका एथिल मरकैप्टन। सर बिहार के साथ और जगह भी हो रहा है, अच्छा। चलिए एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड, प्याज में सल्फर का कौन यौगिक होता है, नाम बड़ा खतरनाक है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, यही यौगिक होता है प्याज में। एवं लहसुन में कौन होता है, एलाइल में प्रोपाइल रेडिकल सल्फाइड, एलाइल में प्रोपाइल रेडिकल सल्फाइड, ये क्या होता है, क्षार होता है, किसमें, लहसुन में। लवण, अब जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, क्या आपको पता होना चाहिए कि जब अम्ल क्या करता है, क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो यही जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, लवण बनाया। इसी लवण के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। कह रहा है इसे अम्ल एवं भस्म क्षार के आपस में प्रतिक्रिया से, ये अम्ल और क्षार क्या हो गया, अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करता है, अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। चलिए अम्ल क्षार और लवण, जैसे ही अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। और जल का अंश क्या होता है, H2O होता है। और यहीं पे आपको हम बताए थे D2O के बारे में, जिसको कहते हैं भारी जल। हाँ, और अम्ल और क्षार यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। जब अभिकारक अपने से संयोग करता है, अभिक्रिया करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। ये बात हुई बेसिक, ये बात क्या था, बेसिक था। आइए इससे आगे जानते हैं। लवण धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस या जल मुक्त करता है। और शुरू में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो किस गैस का उत्पादन होता है, याद रखिएगा, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और जब लवण धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस या जल मुक्त करता है। ये बात याद रखिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। अब आपको हम शुरू में बताए थे H प्लस होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। H प्लस होगा यानी कि हाइड्रोजन प्लस होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। दुनिया का तमाम अम्ल जो है उसमें कौन सा आयन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। और दुनिया का तमाम क्षार उसमें कौन सा आयन पाया जाता है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन पाया जाता है। ये बात आपको शुरू में ही बताए थे। आइए अब देखिए इस बात को कौन बताए थे, तो अर्हेनियस साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। और क्या उनका सिद्धांत था, आइए इस बात को अगर आप समझते होइएगा कि हाँ अम्ल में क्या है, H प्लस है और क्षार में OH माइनस है, इस बात को शुरू में ही आपको हम बताए हैं। कह रहा है अर्हेनियस साहब क्या कहें कि वह यौगिक जो जल में घुलकर, कहा, जल में घुलकर, अब जल में घुल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और जिस चीज को घुलाएंगे वह क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। जिसको आप लोग हम बताए थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब आपस में क्या मिलता है, जब आपस में सॉल्यूट, ये सब बता चुके हैं।
हाँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। एग्जाम्पल में आपको हम दिए थे मस्त गर्मी वाला एग्जाम्पल, जैसे ग्लूकोन डी और पानी, पानी में जैसे ही ग्लूकोन डी ऐड कीजिएगा तो ग्लूकोन डी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और जिसमें मिला रहे हैं वो पानी में मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और उसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब वो नहीं समझ में आया तो चीनी पानी का शरबत बनाते हैं ना घर में, तो चीनी क्या हो जाएगा, उसमें सॉल्यूट हो जाएगा, और जिसको हिंदी में विलेय कहते हैं, और उसको पानी में मिलाइएगा तो वो विलायक हो जाएगा, जिसको सॉल्वेंट कहते हैं। और दोनों के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, जब आपस में अभिक्रिया होगा मिलाइएगा तो बनेगा सॉल्यूशन। तो वही कह रहा है यहाँ पे, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है उसे अम्ल कहा जाता है, और जो हाइड्रा ऑक्साइड मुक्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्षार कहते हैं। तो ये बात कौन कहे थे, तो ये आर हेनियस साहब ने कहे थे कि क्या, जब अम्ल को जल में घुलाएंगे तो H प्लस आयन, और जब क्षार को घुलाएंगे तो OH माइनस। क्लियर, ये बात किसने साबित किया था, तो अरहेनियस साहब ने। एक और थे क्या, ब्राउनस्टेड एवं लॉरी का सिद्धांत क्या था, वो कहे थे इसके अनुसार जो प्रोटॉन का त्याग करता है, अब देखिए आपको पढ़ाए थे परमाणु में क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाए थे। इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज, माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन चार्ज, प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज नो मास, नो चार्ज नो मास। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। ये सारी बात आप लोग साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ब्राउनस्टेड साहब कहते हैं कि वैसा वो जो प्रोटॉन का त्याग करे, किसका त्याग करे, प्रोटॉन, और परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये सारी बात आपको बताए थे, रदरफोर्ड साहब का प्रयोग भी हम लोग पढ़े थे। चलिए, ब्रॉन्स्टन एवं लॉरी साहब क्या कह रहे थे कि जो प्रोटॉन का त्याग करता है, किसका त्याग करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है, उसे अम्ल कहा जाता है, और जिससे हाइड्रोजन प्लस मुक्त होता है उसे कहते हैं अम्ल। ये बात कौन कहे थे, तो अरहेनियस साहब कहे थे। और दुनिया का तमाम अम्ल जो होगा उसमें क्या होगा, H प्लस आयन होगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और जिसमें OH माइनस होगा वो क्या होगा, क्षार होगा, बेस होगा। ये बात कौन बताए थे, अरहेनियस साहब बताए। कौन बताए थे, अरहेनियस साहब बताएंगे। क्लियर, क्या कह रही है पल्लवी कुमारी जी, सर 3.1 वाला भी एक बार बता दीजिएगा। 3.1 क्या, अच्छा वो अम्लराज, अम्लराज जिसको देखिए, हाँ ये है 3.1 नहीं, उसको 3:1, क्या बोलेंगे, 3:1। इसमें क्या है, ये 3 अंश जो होता है HCl का होता है, और एक अंश क्या होता है, HNO3 का होता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल।
इस जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बन कहते हैं इसको? अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज, या इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। हाँ, इसका लैटिन भाषा में, इस अम्लराज का लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है याद रखिएगा। लैटिन भाषा में इसको हम लोग शाही जल कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही जल कहते हैं। क्लियर? यही बात तो हम बताए थे। अब बताइए अब क्या दिक्कत है? क्लियर हुआ डाउट आपका पल्लवी जी? यही था आपका अम्लराज एक्वारेजिया। पूछता है कि HNO3 उसमें कितना अंश में मिलाया जाता है? तो एक अंश HNO3 का और 3 अंश HCl का होता है, हाइड्रोक्लोरिक। और पूरा इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऊपर तो हम कहानी कहिए दिए हैं, लंबा चौड़ा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? भस्म और क्षार कहते हैं। जो त्याग करेगा, हाँ, उसे अम्ल कहेंगे, और जो ग्रहण करेगा उसे हम क्षार कहेंगे या भस्म कहेंगे। क्लियर? चलिए, अब है वह यौगिक, कह रहा है वह यौगिक जो अम्ल एवं भस्म दोनों की प्रकृति रखता है उसे उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। मतलब जिसमें अम्ल का भी गुण हो और क्षार का भी गुण हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उभयधर्मी कहेंगे। जैसे धातु अधातु में देखिएगा, जिसमें धातु का भी कुछ गुण पाया जाता हो और अधातु का भी कुछ गुण पाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, उसे हम कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। तो जिसमें अम्ल भी हो और क्षार भी हो उसे हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक एसिड, ये सब क्या हो गया? आपका उभयधर्मी की श्रेणी में आता है। लुईस का सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार वह तत्व, अब देखिए टोटल तत्व कितना है? 118 एलिमेंट है, पढ़े थे हम लोग। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो MPT में मिलता है। कहाँ मिलता है? MPT में मिलता है। MPT मतलब बोले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने दिया था? तो 1913 में दिया था। किसने? मोसले ने दिया था। किसने दिया था? मोसले ने दिया था। ये जो हम बना रहे हैं यही आपका टाइमलाइन है। यही आपका टाइमलाइन है। टाइमलाइन ऐसे ही बनाते हैं, टाइमलाइन ऐसे ही बनाते हैं, याद रखिएगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी, क्या? निर्जन जोड़ी, लोन पेयर, ये 10 पेयर नहीं है, ये क्या है? लोन पेयर है। हाँ, को ग्रहण करता है उसे अम्ल कहा जाता है, और जो उसे त्यागता है उसे भस्म कहते हैं। क्लियर? किसको? इलेक्ट्रॉन। ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी के हिसाब से प्रोटॉन के बारे में कह रहे थे, और ये जो लुईस साहब है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा है कि उसके निर्जन जोड़ी को जो ग्रहण करता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो त्यागता है उसे भस्म कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी के अनुसार अम्ल में क्या गुण होता है, तो क्या बोलिएगा? जो प्रोटॉन को क्या करता हो? त्यागता हो, उसे अम्ल कहेंगे। किसके हिसाब से? तो ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी के हिसाब से। क्लियर? और जो प्रोटॉन त्याग, अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, कि जो प्रोटॉन त्याग करता है उसे अम्ल कहा जाता है, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है उसे भस्म और क्षार करता है। किसके हिसाब से? ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी के हिसाब से। लुईस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को जो त्यागता है, जो त्यागता है, क्या करता है? निर्जन जोड़ी को ग्रहण करता है उसे अम्ल, और जो त्यागता है उसे भस्म कहा जाता है। क्लियर? ये बात याद रखिए। चलिए, अब है लवण के बारे में। अम्ल क्षार देख लिए, आइए अब देखते हैं क्या लवण। सर गौरव सर आजकल नहीं आ रहे हैं पढ़ाने, आएंगे पढ़ाने। हाँ, गौरव सर अभी DLED का एग्जाम चल रहा है जिसमें थोड़ा सा सर बिजी है। गौरव सर क्लास लेंगे आपके, चिंता मत कीजिए। हाँ, मोसले, उपधातु, बिल्कुल सही बात सोनी कुमारी जी। देखिए अब थोड़ा सा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है गर्मी की वजह से बहुत समस्या आ रहा है। हाँ, ऑप्टिमम लेवल पे अपना पहुंचा हुआ है प्रकृति। तो आप लोग से हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने मित्र है कनेक्टेड, लगभग 40 से 50 मित्र अभी लाइव सेशन में कनेक्टेड है,
तो सबको क्या कीजिए, पेड़ लगाने का काम कीजिए। सभी मित्र 2-2 पेड़ लगाइए। हो सकता है कुछ न कुछ आपका तापमान कमेगा, हाँ, जब आप चारों तरफ पेड़ उड़ को बिखेरिएगा, लेकिन आप लोग ऐसा काम कीजिएगा नहीं, है ना। चलिए, अब है लवण। अब आपको पता होना चाहिए कि लवण कैसे बनता है, बताइए। तो जैसे ही एसिड मिल जाएगा, जैसे ही एसिड किसके साथ मिल जाएगा, बेस के साथ मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और H2O। क्या बनेगा, साल्ट और H2O बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट और H2O बनेगा। हाँ, लाइट कटा हुआ है, लाइट। आप YouTube पर भी क्लास कंटिन्यू कीजिए प्लीज। सोनी जी YouTube पे क्लास लेते हैं, संवाद, मौखिक संवाद लेकर के आएंगे, लेकिन आपका संख्या 30-40 रहता है, तो थोड़ा सा हमारा मनोबल कम हो जाता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, गुजारिश भी करता हूं कि थोड़ा संख्या को बढ़ाइए। अगर आपका संख्या 100 पार रहेगा तो काफी एनर्जी रहेगा और पढ़ाने में भी क्या लगेगा, दुगुना मन आएगा। क्लियर। हम आज 2 फूल का पौधा लगाए हैं, बहुत अच्छी बात कविता जी। हाँ, पौधा लगाइए। हो सकता है आपने, आप जब जितना पौधा लगाइएगा आपके आसपास का वातावरण उतना ही अच्छा होगा, उतना ही मस्त होगा, उतना ही तंदुरुस्त होगा, और ये सब मस्त तंदुरुस्त होगा तो आप भी क्या होइएगा, जबरदस्त होइएगा। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो दुनिया का हर चीज सही है। जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा तो अपना भी साथ छोड़ देता है, कहता बात बीमार है। जिसका ज्वलंत उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो कोविड-19 का समय था। क्या हुआ था, बहुत लोग जब बीमार पड़ गए, जो भी कोविड से इन्फेक्टेड थे, उनके पास लोग नहीं जाता था, कहा कि हम जाएंगे तो वो संक्रमण बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, कॉन्टेजियस डिजीज है, हमको भी फैल जाएगा। हाँ, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, विकराल रूप। करा है सामान्य लवण, वैसा लवण जिसके पास हस्तांतरण के लिए, मतलब ट्रांसफर के लिए, किसके लिए, ट्रांसफर के लिए न तो हाइड्रोजन आयन रहता है और न ही हाइड्रोक्साइड आयन रहता है। हाइड्रोक्साइड, हाँ, आयन रहता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फाइड। ये सब क्या होगा, सामान्य लवण होगा। इसमें न ही क्या है, हस्तांतरण के लिए न एच। अब देखिए सोडियम क्लोराइड, हाँ, यह लवण है, इसमें आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, कहिएगा नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है। ये नहीं है तो कहां से दिखाई देगा। हाँ, इसमें OH कहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है। जिसमें ना हाइड्रोजन हो और ना हाइड्रोक्साइड हो, वो क्या होगा, तो वो हमारा सामान्य लवण होगा। क्लियर। बहुत गर्मी है ना सर, नजर आइए, बाहर बहुत गर्मी है। अभी लाइन का ही समस्या का समाधान करवाने एडी सर गए थे बिजली ऑफिस, पूरा पसीना से तरबतर होकर आए हैं। तो देख ही सकते हैं प्रकृति अपना बड़ा ही खतरनाक रूप धारण कर लिया है। चलिए, तो ये जिसमें समान लवण किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों क्या है, दोनों नहीं हो, उसे ही हम लोग कहते हैं सामान्य लवण। क्या कहते हैं, सामान्य लवण। क्या कह रही है सोनी जी, मैं घर तो लीची के बगान में ही है, फिर भी इतना गर्मी है। अच्छा, लीची के बगान में है और लीची आप यहाँ पर पार्सल करवाए नहीं, बताइए। अर्जुन कुमार जी, सर फैक्ट्री और गाड़ी से परेशान प्रदूषण फैल रहा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए दिल्ली में देखते हुए ऑड इवन वाला सिस्टम लगा हुआ है। सर नोट बनाने के लिए वर्ड का सब लिखना पड़ा। हाँ, लिखना, जब तक वर्ड आपके पास नहीं होगा फिर कैसे चीजों को डिलीवर कीजिएगा। इफ यू हैव मोर एंड मोर वर्ड पावर देन यू विल डिलीवर एनीथिंग ऑन एनी टॉपिक। तो सबसे पहले वर्ड पावर को आप कंट्रोल कीजिए। वर्ड पावर जैसे ही आपका बढ़ जाएगा, हाँ, बाकी चीज आपका अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो सामान्य लवण में क्या नहीं होगा, H+ नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। दूसरा कह रहा है अम्लीय लवण, वैसा लवण जिसके पास हस्तांतरण के लिए कम से कम एक हाइड्रोजन आयन रहता है, उसे ही अम्लीय लवण कहते हैं। अम्लीय लवण में क्या रहेगा, एक वो हाइड्रोजन आयन रहेगा, तब जाके उसको हम लोग अम्लीय लवण कहेंगे। और सामान्य लवण में ना ही H+ होगा और ना ही हाइड्रोक्साइड होगा, ना ही H+ होगा और ना ही हाइड्रोक्साइड होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। कह रहा है इसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। देखते होइएगा होली उली या ब्रेड व्रेड में ये सब डाल दिया जाता है, पफ हो जाता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, यही होता है बेकिंग सोडा। देखते हो घर में जब होली के समय पुआ हुआ बनता है, हाँ कोई भी खाना वाना बनता है तो उसमें ये डाल दिया जाता है जिससे चीजें सॉफ्ट हो जाता है। इसका आप लोग यूज भी करते होइएगा, आटा का जैसे होता है उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। उसमें क्या क्या रहता है? सोडियम रहता है, हाइड्रोजन रहता है, कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ये तमाम चीज उसमें मौजूद रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मूला आता है NaHSO4, याद रखिएगा। अब आइए क्षारीय लवण। अम्लीय लवण में क्या था? H प्लस था त्यागने के लिए, और क्षारीय लवण में क्या होगा? OH माइनस होगा त्यागने के लिए। क्लियर? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये MgOH का होल ट्वाइस होगा। क्या होगा? MgOH का होल ट्वाइस होगा। क्लियर? याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो बताने का काम कीजिएगा, नहीं तो आपके इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। गर्मी तो बहुत ज्यादा है। चलिए, कह रहा है द्वीक लवण। आइए द्वीक लवण समझते हैं। इससे क्वेश्चन भी आया था। इस द्वीक लवण से बीपीएससी में TRE 1 में आपका प्रश्न आया था। यदि आप देखे हुएगा, यूट्यूब पे हम क्लास लिए थे TRE 1 का। कितने मित्र उस वीडियो को जाके देखे हैं? यूट्यूब पे एक क्लास लिया गया था TRE 1 में, जितने भी साइंस से क्वेश्चन थे उसका क्लास लिया गया था। तो इसमें द्वीक लवण से क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। नहीं देखे तो जाके देखिएगा। तारा वैसा लवण जिसे दो सामान्य लवण के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाया जाता है, दो सामान्य लवण के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाया जाता है, उसे द्वीक लवण कहा जाता है। जैसे में पोटास एलम है, ये फिटकिरी है। अब भाई साहब बताइए, कितने ऐसे हमारे मित्र हैं जिनको फिटकिरी का फॉर्मूला अभी तक याद नहीं है? लगभग 1000 बार से ऊपर भी हम इस बोर्ड पे लिख के बताए होंगे। फिटकिरी का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। ये क्या होता है? पोटास एलम या फिटकिरी का फॉर्मूला होता है। इससे चेहरा पे गंदगी उंदगी लगा हो सब साफ हो जाता है। फिटकिरी का पानी अगर आपके आंख में चला जाए तो पूरा गंदगी साफ करके बाहर निकाल देता है। अब है मिश्रित लवण। तरह वैसा लवण जिसका निर्माण दो अम्ल एवं एक भस्म या एक अम्ल, ये दो भस्म के मिलाने से बना है, उसे ही मिश्रित लवण कहते हैं। क्या? दो अम्ल एक भस्म या एक अम्ल दो भस्म, दो होना चाहिए। दो गो अम्ल होगा तो एगो भस्म होगा, एगो भस्म होगा तो दो गो अम्ल होगा। हाँ, और एक अम्ल होगा तो दो गो भस्म होगा। ये बात याद रखिएगा। दो अम्ल है मतलब एक भस्म। क्लियर? और जब एक अम्ल होगा तो दो भस्म, कोई चीज दो रहना चाहिए। जब ये दो होगा तो अगला एक होगा, उसे ही कहते हैं मिश्रित लवण। जैसे विरंजक चूर्ण CaOCl2, Ca दो क्लोरीन है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। इसका छिड़काव किया जाता है, इसको छिड़काव कर दीजिएगा तो अपने आसपास का जगह पूरा क्या हो जाएगा? नीट एंड क्लीन हो जाएगा। देखिएगा, जब कभी बाढ़ग्रस्त एरिया होता है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है, वहां पर आप देखते होइएगा जैसे ही पानी सूख जाता है तो अजीबो गरीबो बदबू आना शुरू हो जाता है। अजीबो गरीबो बदबू आना शुरू हो जाता है। तो वहां पर क्या करते हैं? हाँ, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर देते हैं। इसका छिड़काव करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर देते हैं, जिससे आसपास का जगह हमारा पूरा क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है।
हाँ सोनी कुमारी जी, सर सलून में भी फिटकिरी यूज करता है, बिल्कुल। हाँ अजीम जी बिल्कुल सही बात बोले हैं, सलून में भी फिटकिरी का यूज करते हैं। अच्छा देखे हैं क्या? तो फिटकिरी जैसे सेविंग वेविंग, कोई सेविंग करने के बाद फिटकिरी लगा दिया जाता है, ताकि कहीं भी कट गया हो, फट गया हो, तो वहां पे वो क्या करे, गंदगी को बाहर निकालने का काम करे। और आंख में भी इसका पानी चला जाता है, तो आपका आंख पूरा क्लियर हो जाता है। यस सर याद है, चले वेरी गुड। जितने मित्र को ये फॉर्मूला याद है उसको टीच एक्स्ट्रा टीम की तरफ से थैंक यू। हाँ पुनीता जी, वीडियो को चेक किया गया है, थोड़ा सा ग्लिच तो है, बाकी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आवाज आपको कंटिन्यू मिल रहा होगा। अच्छा पल्लवी कुमारी जी कह रही है, सर मेरे यहाँ मौसम अच्छा है। अच्छा है असम से। अच्छा पल्लवी जी आप असम से हैं, असम में तो बारिश हो रही होगी, क्योंकि वहां हमेशा बारिश होते रहता है। सीमा जी कह रही है, सर अब रहने दीजिए। बताइए सीमा जी, आपका मन उब गया क्या? चलिए, हाँ उधर आसाम, आसाम साइड में मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता है। सेविंग करने के बाद यूज करता है सर, एक बार मार्केट जा रहे थे तो बार बार यूज कर रहा था। चलिए वेरी गुड। एक बार वीडियो पिक्चर, कैसे वीडियो चल रहा है, वीडियो सही नहीं चल रहा है। हाँ पुनीता जी ये प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है। हाँ तो हो सकता है कुछ गलीच हो, लेकिन ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अर्जुन कुमार जी को भी फॉर्मूला याद हो गया। पिंपल को दूर करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा ये बात हमको पता नहीं था, थैंक यू सोनी जी, हाँ इस बात को बताने के लिए। चलिए, तो बिहार में बड़ा विकराल मौसम है, वही सेवन सिस्टर जितना भी प्रदेश है वहाँ सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, आप लोग बताइए। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? पल्लवी जी आपको तो पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है। यस सर कंटिन्यू कीजिए, वॉल्यूम आ रहा है। चलिए वेरी गुड। बाकी मित्र जवाब दीजिए, मासिन राम में, वेरी गुड। तमिलनाडु नहीं होगा अजीम जी, मासिन राम होगा। खुशबू सिंह जी चेरापूंजी, हाँ। चेरापूंजी दूसरा वर्षा वाला शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पीएच मान, पीएच मान, पीएच स्केल वही। इसकी खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। कब किया था? 1909 ईस्वी में किया था। 1909 ईस्वी सोरेनसन ने किया था, नामक विद्वान द्वारा किया गया था। इसके द्वारा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का उपस्थिति को निर्धारित किया जाता है। पीएच वैल्यू कितना होता है? 1 से 14 होता है, इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मान 1 to 7 के बीच होता है, तो ऐसे विलयन की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। 1 to 6 9 तक होगा तो अम्लीय, याद रखिएगा। इसका मान 7 के बीच में होता है, मतलब 7.1 से 14 के बीच में होता है, तो उस विलयन की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। 7 पर होगा तो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। यदि पीएच का मान 7 होता है तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। ये सारा बात, हाँ भरे आपको दिख रहा हो भर भर के, लेकिन ये सारा बात हम लोग पढ़ चुके हैं, शुरू में ही पढ़े हैं ना? क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइएगा। पीएच स्किल में शायद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पीएच स्किल एक बार, कई बार हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने का काम किए हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट है आप लोगों के लिए, कुछ सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू है जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, तो उसको याद कर लीजिए। कभी कभी इससे भी प्रश्न उठा लेता है। चलिए अब है कुछ बिलियन का पीएच मान, कुछ बिलियन का पीएच मान यहाँ दिया गया है। अमाशय का क्या हो गया? 1, सिरका को वेनेगल 3, शराब का 2.8 से 3.8, पसीना का 4.5, कॉफी का 4.5 से 5.5, रक्त का 7.4, दूध का 6.4, लार का इतना। ये सब आप क्या कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ये सारा आपका पीएच स्केल है पे प्रूव्ड वैल्यू है, किसका कितना होता है। क्लियर? अब आइए लास्ट समझते हैं, क्या तनु एवं सांद्र विलयन क्या होता है? तनु एवं सांद्र, देखिए बस ये चीज आज अब ये
क्लास का क्या है, अंतिम टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। सिरका क्या होता है? सिरका अम्ल है। सर केमिस्ट्री में टाइमलाइन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं आप, केमिस्ट्री में ही नहीं। हाँ, ई वाला बहुत अच्छा से याद हो गया है, वेरी गुड। चलिए देखिए, आप केमिस्ट्री में ही नहीं, आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, फिर आपको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे करंट अफेयर हो, हर जगह आप टाइमलाइन बना के याद कर सकते हैं। चाहे स्टैटिक जीके हो, हर जगह आप टाइमलाइन बना सकते हैं। आइए, टाइमलाइन एक रामबाण है। टाइमलाइन क्या है? रामबाण है। उस पर अगर कमांड हो गया तो बल्ले बल्ले, जब बल्ले बल्ले तो एग्जाम तो निकल ले। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए, तारा किसी विलियन में उपस्थित अम्ल, किसी विलियन में उपस्थित अम्ल, कि अब अम्ल आया तो अम्ल के बारे में हमारे मन में चलना चाहिए, अच्छा अम्ल है मतलब H प्लस आयन होगा। हाँ, इसका मान होगा 0 से लेके 6.9 के बीच में होगा। ये अम्ल स्वाद में खट्टा होगा, लाल लिटमस को, नीला लिटमस को लाल कर देगा। ये सारा बात हमारे दिमाग में चलना चाहिए। समझ में आया बात? अम्ल का बात आएगा, इतना बात दिमाग में गूंजना चाहिए। कम होती है तो उसे किसी विलियन में उपस्थित अम्ल की मात्रा कम होती है। अगर विलियन में उपस्थित अम्ल का मात्रा कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तनु विलियन कहेंगे। क्या कहेंगे? तनु विलियन कहेंगे। क्लियर? किंतु जब किसी विलियन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलियन कहेंगे। कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहेगा सांद्र। सांद्र कहने का मतलब क्या हुआ? अम्ल ज्यादा है। तनु कहने का मतलब क्या है? अम्ल कम है। याद रखिएगा, तनु विलयन शरीर को क्षतिग्रस्त नहीं करता है। तनु मतलब क्या हो गया? कम। तनु विलयन शरीर को क्षतिग्रस्त नहीं करता है, जबकि सांद्र, सांद्र मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा। सांद्र मतलब क्या हो जाएगा? अधिक। क्या हो जाएगा? सांद्र मतलब अधिक हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। सांद्र मतलब अधिक हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, शरीर को क्षति पहुंचाता है। अगर अम्ल कम होगा तो वह शरीर को क्षतिग्रस्त नहीं करता है, अम्ल ज्यादा होगा तो वह क्षतिग्रस्त करता है। समझ में आया? तनु एवं सांद्र। तनु मतलब क्या हो जाएगा? तनु मतलब हो जाएगा किसी विलयन में उपस्थित अम्ल की मात्रा कम होगा। अम्ल की मात्रा कम होगा। क्या होगा? अम्ल, तनु में अम्ल की मात्रा कम। तनु में अम्ल की मात्रा क्या होगा? कम होगा। और सांद्र में अम्ल की मात्रा अधिक होगा। अम्ल की मात्रा क्या होगा? अधिक होगा। अम्ल की मात्रा क्या होगा? अधिक होगा। किसमें? सांद्र में। क्लियर है? जल्दी से बताइए, यहां तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तब बता सकते हैं। हाँ, पल्लवी जी कह रही है लिखा तो रहता है लेकिन आज समझ में आया है तनु और सांद्र। ओ माय गॉड, अभी किस क्लास में है पल्लवी जी आप? इतना दिन बाद इस छोटे से शब्द को आप समझे हैं। चलिए, वेरी गुड। हाँ, आखिर समझ में तो आया। याद रखिएगा, आप यकीन मानिए, हर चीजों को आप पढ़िए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सही से आप मेरे कॉन्सेप्ट को सुन लीजिएगा तो शायद ही आपको क्या होगा? समस्या होगा। अब इधर भी बहुत ठंडा लग रहा है, हाँ, इसलिए ऑफ कर दिया गया है। चलिए, तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को सुन लीजिएगा तो शायद ही आपको उसमें डाउट हो, समस्या हो। हाँ, क्योंकि मैं हर एक संभव प्रयास करता हूं क्या, कि आप तक वो कंटेंट कैसे पहुंचे, किस रूप में पहुंचे कि आपके दिमाग में सेट हो और सीधे आपको याद हो जाए। इस तरीके से मैं आप तमाम मित्रों के सामने उसको पेश करने का काम करता हूं। क्लियर? चलिए, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से एक बार कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा आप लोग। इतना चिलचिलाती धूप और गर्मी में भी आप 30-40 मित्र क्या किए हैं? पढ़ने का काम किए हैं। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्या कह रही है सोनी जी? ऐड की मात्रा कम। हाँ, एसिड का मात्रा कम होगा तो तनु होगा और सांद्र में अधिक होता है। वेरी गुड। सुनीता कुमारी, टाइमलाइन कैसे बनाते हैं? देखे हैं अभी आप, जैसे हम तत्व के बारे में लिखे हैं तो एलिमेंट का, एलिमेंट 118 एलिमेंट है। इस 118 एलिमेंट कहाँ मिलता है? तो एमपीटी में मिलता है। अब एमपीटी का खोज किसने किया? तो मोस्ले ने किया। कब किया? 1913 में किया। उसमें क्या क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है। इसी तरीके से बनाएंगे हम लोग। संवाद क्लास देखिए। हाँ, सुनीता जी यूट्यूब पे संवाद क्लास लिए थे, वहां पे हम टाइमलाइन बनाना सिखाए थे। देखिए, चलिए,
यजीम जी कह रही है यस सर आप पढ़ाते हैं एग्जाम जरूर क्रैक होगा। चले वेरी गुड, इंशाल्लाह हम भी आप दुआ करते हैं। सोनी कुमारी जी सर आया। सुहानी मिश्रा जी यस सर समझ में आया। पल्लवी कुमारी जी, कविता बहुत कुछ का मतलब आपके क्लास से पता हो पाता है। चलिए वेरी गुड, थैंक यू। हाँ खुशबू सिंह जी सर ये बात तो है कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्या इसका मतलब बायोलॉजी समझ में नहीं आया था क्या? खुशबू सिंह जी, आप खुशबू सिंह जी कह रही हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आता है, तो क्या मैडम जी बायोलॉजी पढ़ाए थे तो समझ में नहीं आया था क्या? इतना अच्छा कोई नहीं समझाया था इसलिए मुश्किल सब्जेक्ट लगता था। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो शायद ही आपको दिक्कत होगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो दिक्कत होता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हर एक सब्जेक्ट अपने आप में आसान हो जाता है। क्लियर? तो चलिए बहुत अच्छा, आप लोग क्या कीजिएगा, यस सर आता है समझ में। चलिए वेरी गुड। बायोलॉजी समझ में आता आया था ना? बायोलॉजी में कोई दिक्कत है क्या बताइए? कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। 9 से 11 में फोन आपके लोगों के लिए फ्री रहता है। हाँ अब बताइए अर्जुन जी, ये हमको अब ये तो एग्जाम होने के बाद ना आप वहां पे क्या परफॉर्म करते हैं नहीं करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपका काम है पढ़ना, आपका काम है पढ़ना। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जब पढ़िएगा तो काहे नहीं होगा। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, तो काहे नहीं होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ चलिए सर मेरा मतलब ये है कि केमिस्ट्री मुझे उतना समझ नहीं आता था। अच्छा अब आ रहा है ना खुशबू सिंह जी? चलिए सर प्लीज संवाद लाइए। हाँ संवाद लाएंगे सोनी जी। हाँ आप लोग से कोशिश कीजिएगा कि उसके संख्या को बढ़ाएं। फर्स्ट बार केमिस्ट्री भी समझ में आता है। चलिए वेरी गुड। सर दो खुशबू सिंह जी कह रही है सर दो खुशबू सिंह है। अच्छा दो खुशबू सिंह है, पता नहीं, हमको लगता है एक ही है। दो खुशबू सिंह है, अच्छा चलिए। तो सभी मित्र को क्लास समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए कोई परेशानी होगा तो बताइएगा। 9 से 11 में आप लोगों के लिए फोन रहता है, आप फोन भी कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नए क्लास में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप तमाम मित्रों को टाटा बाय बाय गुड नाइट, सब खैर।